हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंडस इंजीनियर ऑनलाइन क्लासेस। आज क्या करेंगे हम लोग कि देखो एजुकेशनल रिफॉर्म तो पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स कंडीशन ही पढ़ चुके हैं। अब जो लेचर है, ठीक है, लेजिस्लेचर में जो भी रिफॉर्म होने वाले हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर रिफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, ठीक। और टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड जो होगा आपका 1860 से 1892 और उसके बाद फिर 1909, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट होता है वो इसी टाइम पीरियड के बीच में होता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर आप मान लो कि पॉलिटी पढ़ते हो फ्रॉम लक्ष्मीकांत, उसके बाद फिर जो हिस्ट्री पढ़ते हो किसी भी बुक से पढ़ते हो, बस दो ही बताई गई हैं आपको, स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम, ठीक है, या फिर BL ग्रोवर, यही दो बुक पढ़नी थी आपको, इनमें से कोई भी एक लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखोगे कि अगर आप मान लो 1861 का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पढ़ रहे हो, ठीक है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पढ़ रहे हो, ठीक, तो या इंडियन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर इसको हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में ये जो अलग अलग टाइप के जो लॉ आए, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो एक्ट आए, ये किस लिए हो रहे हैं? ताकि क्या मिले इनको? पार्लियामेंट एक्सपोजर मिले, ठीक है, पार्लियामेंट एक्सपोजर मिले। उसके साथ साथ क्या है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, या फिर कह सकते हो कि लेजिस्लेचर में जो इंडियंस हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है। हिस्ट्री में जो ये एक्ट होते हैं या फिर लॉ होते हैं, ये किस तरीके से ट्रीट किए जाते हैं कि सोसाइटी ये चाहती है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सोसाइटी से इस तरीके से रिजल्ट ओरिएंट चाहते हैं या रिजल्ट लाना चाहते हैं। बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो इस तरीके से होती हैं कि इधर फंडामेंटल राइट्स हमको दे दिए गए हैं, उसके बाद फिर कहोगे कि फिर आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पहली बार कब आई, इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं, पॉलिटी में होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कह सकते हो कि हम इसमें काफ़ी माइन्यूटली हर चीज़ को देखते हैं कि लॉ ये क्यों आया। अगर आप यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, उसके साथ साथ फिर आप पॉलिटी भी इसके साथ साथ पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो। मान लो कि आपने 1861 का लॉ पढ़ लिया, उसके साथ साथ सेम चीज़ वो फिर आप लक्ष्मीकांत से कवर कर लो, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसके साथ साथ 1892 का जो काउंसिल एक्ट आया, उसके बाद फिर 1909 का जो आया, इनके बीच में क्या सिमिलरिटी थी, क्या डिससिमिलरिटी थी, इनके पीछे कॉज क्या था, लाया क्यों गया, ठीक है। बट उससे पहले आपको दादा भाई, ठीक है, नारोजी, ठीक, GK गोखले, ठीक है, उसके साथ साथ फिर क्या है कि तिलक, लोकमान्य तिलक, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रख लेनी चाहिए, ठीक है, कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके साथ साथ क्या है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी, या फिर किस किस सेशन में ये हेड रहे, किस किस पार्लियामेंट्री सेशन में, तो उसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, ठीक है, इसकी जो मेजर थिंग है वो तो आपको पॉलिटी और बाकी हिस्ट्री से जो पढ़नी है वो तो पढ़नी है। जूम पे आई थिंक हम लोग ने डिस्कस भी कर लिया है, बट फिर भी क्योंकि ये वीडियो आपके डाटाबेस में मौजूद रहेगा और जब चाहे तब आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो 1861 में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि देखो, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना कि एक क्या होंगे, एक नॉन पब्लिक ऑफिसर कह लो, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, रिप्रेजेंटेटिव कह लो, ठीक है, या फिर क्या है, इनको नॉन ऑफिशियल भी कहा जाएगा, ठीक, उसके साथ साथ एक ऑफिशियल मेंबर, ठीक है। इन सब का मतलब एक है, नॉन पब्लिक ऑफिसर, नॉन ऑफिशियल, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जो नॉन पब्लिक होते थे वो कौन होते थे? मोस्टली दे वर इंडियंस, ठीक है, या नॉन ऑफिशियल भी कह लो। अगर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वॉइसरॉय का,
अगर उसमें इंडियंस को चूज़ किया जा रहा है, किस लिए चूज़ किया जा रहा है, क्योंकि 1858 के एक्ट में और 1857 के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये काफ़ी क्लियरली समझ लिया था कि अगर इंडिया में रूल करना है तो इनको अपीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अपीजमेंट की थ्योरी अपनाई इन्होंने, ठीक। अपीजमेंट करना मतलब खुश करना, और खुश करके फिर क्या है कि मैक्सिमम क्या चीज़ें इनकी अक्वायर कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि एक्चुअली वी इंडियंस आर टोटली फूल, और हमें इतना तो पता ही नहीं था। फूल इन द सेंस कि जो मेजॉरिटी है 90%, ठीक है, वो इस तरीके से बिहेव करती है कि जो 10% जो बचे हैं सोसाइटी में, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल्स, ठीक, वो इनसे कभी क्या होते हैं, जो 10% है इंटेलेक्चुअल्स, वो 90% से टोटली वेरी करते हैं, ठीक है। तो इन 90% को अपीज़ करने के लिए 1861 में क्या है कि ऐसे बहुत सारे कानून लाए गए, बट ये 10% जो थे ये इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं थे कि 90% को ये इन्फ्लुएंस कर पाएँ, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत सारी थी, लिटरेसी थी, पॉवर्टी थी, उसके साथ साथ टैक्स और फाइनेंस, और उसके साथ साथ ट्रेड, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस समय। तो 1861 में ये हुआ कि नॉन परमानेंट जो मेंबर हैं उनकी पॉपुलेशन 6 से लेकर कितनी बढ़ा दी जाएगी, 6 से लेकर 10 कर दी जाएगी। उसके बाद फिर 1892 में कहा जाएगा कि हमें और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो नॉन परमानेंट जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ा करके 6 से सीधे 16 कर दी जाएगी। कब? 1892 में। और 1861 में कहा गया कि चलो ठीक है, 6 से लेकर के हम 10 या फिर 12 नॉन ऑफिशियल मेंबर को बढ़ा देंगे। बट प्रॉब्लम क्या था 1861 के एक्ट में, जो काउंसिल एक्ट था, कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर बढ़ाए गए, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो बढ़ाए गए उसमें थे कौन? नॉन ऑफिशियल मेंबर में मैक्सिमम कौन हैं? ट्रेडर्स हैं, ज़मींदार हैं, या फिर किंग हैं, ठीक। ट्रेडर्स हैं, ज़मींदार हैं और किंग हैं। और जो आम जनता है, जो मैक्सिमम लोगों को जो रिप्रेजेंट करने वाले कौन? गिन के 3-4 लोग, गोखले हैं या फिर तिलक हैं या फिर दादा भाई नारोजी, वो क्या कर रहे हैं? मासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि क्या है, काफ़ी डिप्राइव्ड है, ठीक है, या फिर सोशली काफ़ी ज़्यादा पुअर है। अब ये ट्रेडर्स, ज़मींदार और जो किंग हैं, ठीक, पुराने टाइम में ये होता था कि जो ट्रेडर, ज़मींदार, ये जो किंग होते थे, ये कुछ कह सकते हो कि एक ही क्लास, ठीक है, एक ही क्लास के कोई अगर इंडिविजुअल है, अगर एक ये इंडिविजुअल है कोई, मान लेते हैं एक्स, ठीक। अब इन तीनों में सबसे चीज़ कॉमन क्या है? ठीक है, क्या है? दैट इज मनी, पावर, ठीक। उसके साथ साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनसे क्या है, उनका लिंक काफ़ी अच्छा है। तो एक्चुअली जहाँ भी रहते थे क्या करते थे, बहुत बड़े अपने मासेस को ये इंक्लूड करते थे। तो ब्रिटिशर्स को लगा कर इनको अपीस कर दो, अगर ये खुश हो गए तो फिर क्या है कि मासेस भी खुश हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या था, ये जो क्लास है, ठीक है, वो थर्ड जो क्लास था, थर्ड क्लास दैट इज मतलब क्या है, जिसमें कि पीजेंट, टीनेंट्स बाकी आ गए, उनसे इनके बीच में कोई कोरिलेशन था ही नहीं, ठीक है। जैसे 1-2 इंसिडेंट मैंने आपको बताया है कि अगर मान लो कि एक पोस्टल बिल था और ऐसा एक टेनेंसी बिल था जो 1870 के आसपास क्या करना था कि उसको पार्लियामेंट में पास करना था। जैसे आप देखते हो कि अभी मान लो कि बजट आता है, बजट पे फिर कोई एक मान लो कि अमेंडमेंट करना है तो बहुत सारे लोगों से उनकी राय मांगी जाती है। उसके बाद फिर देखते हो कि सदन में हल्ला होता है, लोग कई बार क्या करते हैं, बिल को पास नहीं होने देते हैं। मतलब ये है कि अपोजिशन और लीडिंग पार्टी दोनों में क्या होते हैं, व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और लोग इतने भी पार्लियामेंट में समझदार भी हैं कि थोड़ा पढ़े लिखे हैं या समझदार भी हैं कि चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। बट इस समय क्या था कि बहुत सारे ऐसे एक किंग हुआ करते थे, जैसे एक का नाम था दिग्विजय सिंह। अब बहरामपुर के ये किंग थे दिग्विजय सिंह, इनसे इनका रिव्यू मांगा गया कि आपका इस बिल के बारे में क्या सोचना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि एक्चुअली इनको इंग्लिश आती नहीं थी और जो कन्वेयर था उसने भी इस तरीके से शुद्ध हिंदी बोला कि इनको समझ में नहीं आया, तो इन्होंने बस हैंडशेक कर दिया और बिल पास कर दिया गया। मतलब क्या है कि जनरल पब्लिक के लिए अगर कोई बिल पास हो रहा है या कुछ भी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं तो इनसे उनका कोई वास्ता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो तो बस अपने पावर को, कल्चर को और इन सब चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं और ब्रिटिशर्स के पास रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी 1857 के रिवॉल्ट में पता चल गया था कि जिसने भी गवर्नमेंट या स्टेट के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया है वो क्या है, ऑलमोस्ट साफ हो चुके हैं, तो इन्हें भी बचे रहना था, तो मजबूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम था कि अगर मान लो कि इंडिया में कोई एक बिल या फिर एक्ट लाया जा रहा है फॉर इंडियंस, ठीक है,
तो उसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं जो कि इलेक्टेड हैं, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो होते थे, मैक्सिमम क्या होता था कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं या ब्रिटिश जिसको चाहे उसको नॉमिनेट कर सकती थी, उनको नॉमिनेट करके पार्लियामेंट तो ले आए, बट उनको कोई राइट ही नहीं है। राइट किस पे नहीं है? ना तो वो बजट पास करते थे, ठीक, बजट पे कोई राइट नहीं था। ध्यान रखना कि 92 में बजट पास करने पे या फिर बजट पे कुछ उनको राइट्स दे दिए गए, बट इनिशियली बजट पे कोई राइट नहीं है। क्वेश्चन नहीं पूछ सकते वो, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि ब्रिटिशर्स के विल पे वो पार्लियामेंट में आएंगे जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी वो रिकमेंडेशन होंगे वो ब्रिटिशर्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे, वो माने या ना माने, ठीक। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, इनके ऊपर कोई ऐसा कुछ रहता नहीं था। इनको मतलब समझो कि जैसे छोटे बच्चों का जो गेम होता है जिसमें दूध भात इस तरीके का होता है, तो सेम चीज़ ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे ये भी कुछ इनका ऐसा चलता था कि ठीक है तुम्हें जो कहना है कहो, बट वी वॉन्ट लिसन यू, ठीक है, हम तुम्हें सुनेंगे ही नहीं। तो इसमें बहुत सारे जो लोग थे धीरे धीरे फिर क्या होते फ्रस्ट्रेट होते चले गए, ठीक है। आप ये देखो कि 1861 से 1892 तक, ठीक है, 45 मेंबर्स चूज़ किए जाते हैं, ठीक है। 45 मेंबर्स चूज़ किए जाते हैं जिसमें कि ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल दोनों होते हैं। ऑफिशियल मतलब ब्रिटिशर्स, इसमें से 40 जो हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो कौन है? ऑफिशियल, और सिर्फ 5 क्या हैं? नॉन ऑफिशियल। मतलब सिर्फ नाम के लिए उसमें इंडियंस को रख दिया जाता है ताकि क्या है कि 1857 जैसा कुछ दोबारा म्यूटिनी या रिवॉल्ट ना हो पाए, ठीक है। इस तरीके से क्या रहा कि ये 30 साल के बीच में ही चलता रहा। अब इसमें जो कुछ लोग हैं वो रिवॉल्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? रिवॉल्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब स्टेट पावरफुल है, उसके साथ साथ अगर जैसे उनकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जैसे कांग्रेस हैं वो प्ली कर रही है, ठीक है, उसके साथ साथ वो पिटिशन लेटर भेज रहे हैं या फिर क्या है कि आर्टिकल्स निकाले जा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो कर रहे थे ये स्टेट जब चाहे तब ये पूरा का पूरा क्या कर सकता था? ख़त्म कर सकता था, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि वो बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत जैसे दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, उस तरीके से इन लोग ने काफ़ी धीरे धीरे अपने स्टेप्स आगे प्रोसीड किए, ठीक। और 1892 का जो काउंसिल एक्ट आया उसमें जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, नारोजी हो गए, गोखले हो गए, तो इन्होंने कहा कि ये तो इंडियंस के साथ साथ उसके साथ साथ क्या है कि हमारे सोसाइटी के साथ मजाक है। तो उसके बाद से फिर इनकी रिकमेंडेशन पे मतलब बहुत सारे लगा, जब ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं इंडियंस को थोड़ा सा और कुछ दे दिया जाए, पीस कर दिया जाए, तो यहाँ पे ये कह दिया गया कि आप ठीक है चलो बजट डिस्कस कर लेना, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या है हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करेंगे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। फाइनेंशियल कंट्रोल या जो पब्लिक पर्स होगा, ठीक, पब्लिक पर्स मतलब जो क्या होगा, जैसे अभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है जहाँ से मैक्सिमम पैसे खर्च किए जाते हैं, पब्लिक पर्स पे आपको कोई राइट नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि आपके जितने भी रिकमेंडेशन होंगे वो ब्रिटिश जो होंगे उस पर बाइंडिंग नहीं होंगे। उसके साथ साथ ये हुआ कि इंडियंस ने ये डिमांड की कि हमें क्या है कि इलेक्टेड मेंबर्स की तरह चूज़ करके लाया जाए, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या फिर जो काउंसिल या फिर जो कमेटी होती थी वहाँ से इनको चूज़ किया जाता था, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम होती थी। हार्डली 4 to 5 मेंबर ही क्या होते थे, वो एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होते थे उसमें इनको रखा जाता था, ठीक है, और इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती थी। इस तरीके से 1892 से जब काफ़ी ज़्यादा इन लोग खफा हो गए तो फिर क्या हुआ, 1909 में अगेन फिर एक कानून लाया गया। अब अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे कि 1862 से 1892 के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ थी, क्या डिससिमिलैरिटी थी। 1861 में ध्यान रखिएगा, 1861 और 1892 पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं अगले वीडियोस में हम उसको कवर करेंगे, ठीक है, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो या फिर सीएपीएफ का हो, ठीक। आई विश आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी नहीं आया होगा प्लीज़ आप जूम में मुझे बता दिया करें, या फिर अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।